तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो एमओए और एओए ये दो हमारे पास मेन चैप्टर्स आएंगे, जिसका हमें मेन डेफिनेशंस वगैरह, कंटेंट्स और इसके साथ साथ इसके ऑल्टरेशंस, इस पे ही मेन क्वेश्चंस बनते हैं ना। काफ़ी डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। और पहले एमओए पे चलते हैं, एओए का चैप्टर बाद में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होता क्या है एमओए। देखो सबसे ज़्यादा एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, अगर किसी को बोलते हैं दैट इज़ एमओए। दिस इज़ द लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, एक वो डॉक्यूमेंट जो लाइफ देता है एक कंपनी को, वो एमओए है। इसके कंटेंट्स जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं बेसिकली, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ये सब चीज़ें बताती हैं डिटेल्स अबाउट द कंपनी। वो डिटेल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो डिटेल्स होती हैं उससे डिफरेंट होती हैं। तो इसके कंटेंट्स और उसके कंटेंट्स दोनों को मिक्स नहीं करना बेसिकली, बाकी हम चीज़ें एक डिटेल में करेंगे तो आएगा समझ में। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला सेक्शन मैं बताया था आपको कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा उस टाइम की, ओके ये आपको याद रखना है। तो दिस इज़ वन ऑफ देम, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, कंपनीज एक्ट में जो लिखा है पहले हम वो पढ़ते हैं, ठीक है, बाद में चलेंगे जो एक्चुअल डेफिनेशन है। पहले देखते हैं कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है। कंपनीज एक्ट ने बोला है एमओए इज़ अ डॉक्यूमेंट एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ प्रीवियस लॉ और ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन उनको हमारे हिसाब से नहीं देनी होती, वो अलग रूल्स होते हैं। तो ये डेफिनेशन में समझ नहीं आ रहा कि होता क्या है, राइट। प्रिंसिपल लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट फॉर एवरी कंपनी, नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट एमओए एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। और आगे चलते हैं। ये सबसे हमें बेसिकली बहुत चीज़ें समझेंगी, हम पॉइंट्स में ही लिखना है क्योंकि आंसर है ना, क्योंकि कंपनीज एक्ट वाली डेफिनेशन तो आ चुकी है, तो वो ऊपर लिखनी है और फिर ये पॉइंट्स लिखने हैं काफ़ी सारे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलन, MOA defines the constitution of the company. It tells the shareholders, creditors, outside public who deal with the company to know what is its permitted range of enterprise. मतलब एक बिजनेस किस रेंज में पूरा अपना बिजनेस रन करेगा एक कंपनी, वो रेंज बताई है एमओए में, ठीक है। और आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्मर, एमओए इन सिंपल वर्ड्स डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स। ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको लिखना ही लिखना है। ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ कंपनी लेइंग डाउन द बाउंड्रीज। ये भी क्योंकि ऊपर जो इसने बोला था परमिटेड रेंज, बोलना यही चाह रहा था कि बाउंड्री बताता है, राइट। सो हमारे को दो कीवर्ड्स मिले, क्या, ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स और दूसरा बाउंड्रीज, ठीक है। which the actions outside which the actions of company cannot go. If anything is done outside MOA, it is called ultra wires, that is outside the powers or objects of the company. ये अल्ट्रा वायर्स पे भी एक प्रॉपर क्वेश्चन आएगा जो हम बाद में करेंगे। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बेसिकली, इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग क्वेश्चंस आते हैं। बट फिलहाल जो टॉपिक है हमारे पास हम उस पर चलेंगे, राइट। सो एमओए का टॉपिक कर रहे थे हम। अब फॉर्म्स एंड कंटेंट्स, ठीक है, जो जैसे मैंने बोला एक तो हो गया आपका मीनिंग, मीनिंग के बाद जो हम आएंगे वो कंटेंट्स पे आएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ये जो फॉर्मेट है एमओए का वो दिया गया होता है टेबल ABCDE ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये भी आपको याद रखना है कि कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें बहुत सारे स्केड्यूल्स होते हैं। तो शेड्यूल 1 के अंदर टेबल ABCDE 5 टेबल्स दे रखे होते हैं। उस टेबल में प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आपको बस उसको फिल करना है। टेबल का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट गिवन होता है, दैट इज़ एमओए का फॉर्मेट, ठीक है। अब क्या होता है इन सब टेबल्स में वो भी पता कर लो। टेबल ए में होता है एमओए फॉर द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी में होता है लिमिटेड बाय गारंटी एंड विदाउट शेयर कैपिटल। सी में होता है लिमिटेड बाय गारंटी बट विद शेयर कैपिटल। टेबल 4 या टेबल डी बोलते हैं इसको, एक सेकेंड में इसको थोड़ा जूम कर लूँ, ओके। टेबल डी में होता है एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल और ई में होता है अनलिमिटेड कंपनीज विद शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये सारे 5 हमने टेबल्स देख लिए। सबके आपकी जो कैटेगरी में आपकी कंपनी फिट हो रही है, आप उस कैटेगरी का टेबल उठाओगे और उसका एमओए बेसिकली यूज़ करोगे। सेकेंड पॉइंट, एमओए को प्रिंट कराना होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोमोटर्स जो होते हैं उनका काम होता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले उसका एमओए एओए प्रिपेयर भी करवाना, प्रिंट भी करवाना। सो दिस प्रिंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MOA must be printed, divided into paragraphs, consecutively numbered, signed by 7 subscribers. ये आपको याद रखना है।
कितने सब्सक्राइबर्स में साइन करना होता है? 7 सब्सक्राइबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 ऑब्वियसली, बिकॉज उसमें तो नंबर ऑफ मेंबर्स ही मान लो 7 नहीं है तो क्या करोगे, राइट? सो 2 इन प्राइवेट, 7 इन पब्लिक, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक विटनेस होना बहुत जरूरी है, हु विल अटेस्ट द सिग्नेचर्स। अब ये जो सब्सक्राइबर होगा ये माइनर नहीं हो सकता, है ना? जो 7 सब्सक्राइबर्स और 2 सब्सक्राइबर्स हैं, ये माइनर नहीं हो सकता ऑब्वियसली। देन कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सो इट कैन बी सब्सक्राइबर टू एम। बेसिकली कोई इंडिविजुअल भी सब्सक्राइबर हो सकता है, कोई कंपनी भी सब्सक्राइबर हो सकती है ऑफ एन एम ओ ए। ठीक है, अब चलते हैं बेसिकली जो अलग अलग क्लॉजेज मैंने आपको बताए थे आपको लर्न करने होंगे। 6 क्लॉजेज होते हैं, एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला होता है नेम क्लॉज। देखो क्या है नेम क्लॉज में, बहुत बेसिक रूल्स हैं। देखो सबसे पहले तो सेक्शन 4 ने बोला है हर एक कंपनी का एक जो है सूटेबल नेम होना चाहिए। ठीक है, सूटेबल नेम। ठीक है, अभी सूटेबल तो कुछ भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा कोई डिबेट नहीं करेगा। सेकंड चीज़ है, अगर तो आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको सिर्फ लिमिटेड लिखना है अपनी कंपनी के नाम के आगे। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको जैसे पता ही है प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। अगर आपकी ओपीसी है तो मैंने बोल रहा था आपको ब्रैकेट में ओपीसी लिखना होता है, कंपनी नेम ब्रैकेट ओपीसी। ये आपका एक सेकंड रूल आ जाता है। एक थर्ड रूल और आता है, कोई भी कंपनी का नाम अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। अनडिज़ायरेबल बाय लॉ बेसिकली, है ना? लीगली इट शुड बी ओके दैट आप वो नाम रख सकते हो। नहीं होगा तो वो दूसरी कंपनी जिसको लगता है कि आपने डिज़ायरेबल नेम, बेसिकली ये अनडिज़ायरेबल तब होता है जब आप कोई कंपनी ये चला रहे हो और एक नई कंपनी आती है जो आपके कंपनी के नाम जैसा सिमिलर नाम रखने की कोशिश करती है। तो आप बेसिकली क्या करते हो, एक इंजंक्शन ऑर्डर ऑब्टेन करते हो। ये इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट से लड़के या वैसे ही ऑब्टेन करते हो। अ, अगर वो नहीं मान रही तो कोर्ट पे ही जाओगे ना। सो कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर आप ऑब्टेन करते हो कि भाई उसको रोको, वो ये नाम नहीं रख सकती, राइट? और फिर कोर्ट की उस पे होता है कि वो माने या ना माने। अब यहाँ पे रूल जो ये आता है कि आपका अनडिज़ायरेबल बाय लॉ तब माना जाएगा जब ये सेम नाम रख रही है और दोनों का बिजनेस भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक केस जो आपको लर्न करना है, दैट इज़ एविंग वर्सेस बटरकप मार्जरीन कंपनी लिमिटेड। क्या हुआ था इस केस में, एक कंपनी थी जिसका नाम था बटरकप डेयरी लिमिटेड। ठीक है, और एक नई कंपनी जो बन रही थी वो उसका नाम क्या था, बटरकप मार्जरीन लिमिटेड। मार्जरीन पता है ना? अब लगने में सिमिलर हैं बट इसने बेसिकली ये वाली जो थी, पहली वाली ये एग्जिस्टिंग वाली थी और ये जो थी वो नई बन रही थी। तो इसने क्या किया, इंजंक्शन ऑर्डर ऑब्टेन करने की कोशिश की, लेकिन इसको ऑब्टेन नहीं हुआ ऑर्डर। कोर्ट ने नहीं ग्रांट किया बिकॉज कोर्ट ने बोला दोनों का बिजनेस जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि बिजनेस डिफरेंट है देन इट इज़ अलाउड, वो ये नाम रख सकती है बटरकप डेयरी और बटरकप मार्जरीन, दोनों का बिजनेस अलग है, राइट? सो दैट इज़ वाई आपको ध्यान रखना है कि ओके दिस इज़ वन थिंग कि आप एग्जिस्टिंग कंपनी जैसा सिमिलर नाम नहीं रख सकते, फिर आपको कोर्ट जो है वो लड़ेगा। अगर आप बिजनेस डिफरेंट कर रहे हो उससे देन यू कैन कीप दैट नेम, राइट? दैट नेम इन द सेंस कि जैसे डिफरेंस वो दिखाए वैसे, बिकॉज जैसे पहला पॉइंट ये था इट शुड बी अ सूटेबल नेम, राइट? लाइक यू कांट कीप अ डेयरी लिमिटेड कंपनी नाम इफ़ आप पूरी सिर्फ मार्जिन बेच रहे हो, है ना, और आपने नाम डेयरी का रख रखा है, दैट यू कांट डू बिकॉज देन वो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अलाउड अगर बिजनेस भी सेम है, राइट? अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लॉज पे। यहाँ पे ये सारा मैंने बता दिया, ठीक है? एक और केस इसमें आता है, ये देखते हैं। दिस इज़ बेसिकली आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। इट इज़ सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स लिमिटेड वर्सेस मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर म्यूचुअल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पे कोर्ट ने अगेन नाम सिमिलर वाला इशू हुआ था। कोर्ट ने बोला कि ये पहली वाली जो कंपनी है इट्स अ प्रोटेक्शन सोसाइटी फॉर मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स। सेकंड कंपनी है वो कैरिंग इंश्योरेंस बिजनेस एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। दोनों का टाइप ऑफ बिजनेस सेम है, तो अगेन यहाँ पे भी इंजंक्शन जो है ऑर्डर ग्रांट नहीं किया गया था। ठीक है, एक आजो जो रूल होता है, आप कोई भी ऐसा नाम लिख सकते हैं। बेसिकली दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950।
इसके अकॉर्डिंग ये है, कोई भी कंपनी ऐसे नाम पे रजिस्टर नहीं हो सकती जो कोई आपका रिलेशन दिखाए विद एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी टाइप की गवर्नमेंट से आपका नाता नहीं दिखाए, है ना। या राष्ट्रपति, यूनियन, स्टेट, प्रेसिडेंट, ऐसे नाम आपके टाइटल्स नहीं हो सकते कंपनी के नाम में, राइट। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो रख सकते हो, बट अदरवाइज आप नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेम। अगेन, नेम शुड नॉट इंडिकेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन और पेट्रोनेज। जैसे कि आप नेशनल, यूनियन, सेंट्रल प्रेसिडेंट, ये सब नहीं रख सकते ना, राइट। अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, एवरी कंपनी शुड डिस्प्ले आउटसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस इन एवरी बिजनेस लेटर। ऑब्वियसली आपका जो भी नाम है वो आपके हर लेटर, नोटिस, मैगजीन, सर्कुलर, हर चीज़ पे कंपनी का नाम होना चाहिए। इसीलिए वो कॉमन सील की बात ही हमने इसलिए की थी ना, क्योंकि हर जगह वो सील आएगी ही आएगी जो आपका नाम दिखाएगी ही दिखाएगी, है ना। देन उसी का एक सब सेक्शन है, अमेंडमेंट की गई थी बेसिकली सब सेक्शन ऐड करने के लिए, कि जो नेम है कंपनी का वो एनग्रेव्ड होना चाहिए अच्छे खासे लेटर में जो पढ़े जाएं, लेजिबल लेटर्स बोलते हैं इसको, ऑन द सील। ये जो सील की बात हो रही है ना, कॉमन सील तो लगती ही लगती है बिकॉज दैट इज़ वो। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया कि क्योंकि नाम भी शो करना है आपको हर जगह, सील भी करनी है, तो इट वाज मेड मैंडेटरी कि आप जो कॉमन सील है उसमें आपका नेम लेजिबल राइटिंग में, लेटर्स में दिखना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए ऑन द सील इफ़ एनी। और अगर डिफ़ॉल्ट करती है कोई कंपनी तो देर इज़ अ फाइन ऑफ 1000 पर डे जब तक वो ठीक नहीं करते उसके सील को, राइट, फॉर द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट, और 1 लाख विच एवर इज़ लेस फॉर द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ इम्पोज ऑन द कंपनी एंड एवरी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर, ठीक है। सो बेसिकली ये 1000 पर डे एंड ये बहुत जगह आएगा, है ना, विच एवर इज़ लेस। इसकी थ्योरी समझ लो क्या बोलना चाहता है। ये बोलना चाहता है कि एक्चुअल में जो फाइन है दैट इज़ 1000 पर डे, बट इट इज़ फॉर द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट, है ना। अब मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने 10 दिन तक ये डिफ़ॉल्ट किया, उसका फ़ाइन कितना हो गया, 10,000, ठीक है। मान लो उसने 100 दिन तक डिफ़ॉल्ट किया, उसका फ़ाइन कितना हो गया, 1 लाख रुपए, ठीक है। मान लो उसने 200 दिन डिफ़ॉल्ट किया, उसका फ़ाइन कितना होएगा, 200 के। बट कंपनीज एक्ट की जो अमेंडमेंट है इसमें ये बोला है इट हैज़ टू बी 1000 पर डे फॉर द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट और 1 लाख विच एवर इज़ लेस, ठीक है। ये इसलिए बोल दिया कि भाई 100 दिन के बाद भी कोई नई जगह और उसने कोई डिफ़ॉल्ट को करेक्ट नहीं किया तो हम उससे उतने ज़्यादा वैसे नहीं लेंगे। 1 लाख इज़ द मैक्सिमम लिमिट जो हम उससे फ़ाइन चार्ज करेंगे जब तक वो ठीक नहीं करता, राइट। सो दैट इज़ वाई 1000 पर डे फॉर द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट और 1 लाख विच एवर इज़ लेस, ठीक है। मतलब 1 लाख इज़ द मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं जाएंगे तो, ठीक है। तो ये बहुत जगह आएगा पूरी कंपनी लॉ में, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कंफ्यूजन इससे रिलेटेड ना हो। तो ये पूरा नेम क्लॉज से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्लॉज पे जो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज, बेसिकली वेयर द कंपनी इज सिचुएटेड उससे रिलेटेड क्लॉज है। इन दिस क्लॉज ओनली द नेम ऑफ द स्टेट, फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, example, etc., etc. This is where, that is where the registered office is situated is mentioned. It is not compulsory to give the actual complete address. ये usually जो है students जब situation clause या registration office clause आता है तो वो ये बोल देते हैं address of the company is mandatory वगैरह वगैरह। तो you have to know, जिसने company law पढ़ी है वो ये लिखेगा सिर्फ state is mandatory, उसके अलावा complete address is not mandatory। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्यों बना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस। देखो कोई भी झगड़ा वगैरह, फ्रॉड तो क्या, और किसी केस में कोर्ट के पास जाना होता है तो वो ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट के पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी, स्टेट के, दैट इज़ द रूल। ऑब्वियसली इसीलिए रजिस्टर्ड ऑफिस का लिखा होना चाहिए जिस स्टेट का आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे न्यू दिल्ली लिखा तो दिल्ली का हाई कोर्ट जो है उस पर आप जाओगे, राइट। मतलब सारे झगड़े आपके रजिस्टर्ड ऑफिस की स्टेट के हाई कोर्ट्स में ही ज्यूरिसडिक्शन वहीं तक की सीमित रहने वाली है, ठीक है। ऑल द इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ द कंपनी, जैसे ऑब्वियसली जो आपका है ना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये सारे रजिस्टर जो भी बनेंगे ना ये कहाँ रखने हैं, उसी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं। दिस इज़ वेरी मैंडेटरी, कंपल्सरी, हमेशा कोई भी जाएगा और वो नहीं मिलेगा तो इट इज़ रॉन्ग। यू कांट नॉट हैव ये सारे डॉक्यूमेंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एवरी टाइम, ठीक है। ऑल द नोटिस एंड कम्युनिकेशन, जो भी आपकी कंपनी के नोटिस जारी होंगे, कम्युनिकेशन होंगी, सबकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती है तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर लगती है। सेंट टू एंड फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफिस,
Moreover, the annual general meeting of members is held generally at the registered office if it is available. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपको हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो क्लॉज में मेंशन होना चाहिए. कोई कंपनी बोले नहीं हमने ये लिख रखा है वो लिख रखा है, नो, यू कैन चेक इट, क्योंकि आपके क्लॉज में एमओए में हमेशा वो दिखेगा, राइट. According to section 12, every company should have registered office compulsorily within 30 days of incorporation. ज़रूरी नहीं है ना इनकॉर्पोरेशन से पहले रजिस्टर्ड ऑफिस सेट हो रखा हो. सो 30 डेज दिया जाता है गाइड, एक पीरियड, तब तक आप अपना सेट करो रजिस्टर्ड ऑफिस. नोट, सॉरी मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था. आगे चलते हैं, कहाँ पे थे. ओके, बेसिकली आपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का ये जो देख रहे हैं हम, आप रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन के अंदर बना सकते हो, है ना. विद इन द, जब आप इनकॉर्पोरेट हो रहे हो उसके विद इन 30 डेज आपको ये करना होता है. उसका नोटिस भी आपको देना पड़ता है कि आपका ये हमारा एड्रेस है पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस का, दैट हैज़ टू बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 30 डेज अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट जो 2017 में हुई थी. अमेंडमेंट्स कब हुई थी याद रखने की जरूरत है, बट क्लॉज क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है. इफ अ कंपनी मेक्स अ डिफ़ॉल्ट, अगेन हर क्लॉज का डिफ़ॉल्ट का वैल्यू आपको याद रखना है. देयर इज़ अ फाइन 1000 to 1 lakh पर डे फॉर द पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड एवरी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर. यहाँ पे विच एवर इज़ लेस वाला नहीं है सिस्टम, ठीक है. सो आगे चलते हैं. ऑब्जेक्ट क्लॉज, देखो ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु नहीं है. ऑब्जेक्ट का मतलब अभी तक समझ आ गया होगा, कॉमर्स में हो. ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के भी दो मतलब होते हैं कॉमर्स में, एक वो कि आप बहुत फेयर हो, और एक वो आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव वाला गोल, गोल वाला ऑब्जेक्टिव. सो यहाँ पे गोल वाला ऑब्जेक्टिव है कि बेसिकली अब क्यों बनी है आपकी कंपनी, वो थोड़ा बताओ एमओए के अंदर. दैट इज़ ऑल अबाउट इट, राइट. इट इज़ द ऑब्जेक्ट क्लॉज विच लेज डाउन द ऑब्जेक्ट्स और द वायर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमने बात की थी ना, बाउंड्री सेट करता है, ऑब्जेक्ट्स एंड पार्ट सेट करता है एमओए, तो वो इस क्लॉज में करता है इसलिए, राइट. सो अगेन आप कुछ आउटसाइड उसके करोगे, दैट विल बी कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा मीन्स आउटसाइड, वायर्स मीन्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. सो अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली जो आपका कंपनी बना रहे हो, शेयर्स आप इशू करोगे, लोग आपकी शेयर्स क्यों सब्सक्राइब करें अगर उन्हें पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी करती क्या है, क्यों क्यों बन रही है, क्या काम है उसका, क्या फ़ायदे हैं. सो यू हैव टू टेल टू शेयर होल्डर्स आपका ऑब्जेक्टिव. सो इट ऑफर्स अ प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स बाय इंश्योरिंग कि भाई आप जिस पैसे जहाँ दे रहे हो वो सही हाथों में जा रहे हैं ना, कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ऑब्वियसली क्रेडिटर्स को भी, है ना, कि भैया हमें पेमेंट मिलेगी कि नहीं. तो ये उन क्रेडिटर्स के लिए भी है हु गेट पेमेंट आउट ऑफ कंपनीज एसेट्स एज दे नो दैट द कॉर्पोरेट कैपिटल विल नॉट बी स्पेंट ऑन सम रिस्की एक्टिविटी. बेसिकली मान लो आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख रखा है गैम्बलिंग, सो अब सारे लोग उसमें नहीं शेयर्स डालेंगे, राइट, बिकॉज दे विल बी लाइक ओके रिस्की है. सारे क्रेडिटर्स आपको नहीं पैसा देंगे बिकॉज दे विल बी लाइक ओके रिस्की है. सो दैट इज़ वाई ऑब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है. Thirdly, it serves public interest obviously by preventing the concentration of economic power in the hands of few big companies. ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है. आगे चलते. ऑब्जेक्ट क्लॉज मस्ट बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव आपका इलीगल नहीं हो सकता है ना, स्मगलिंग, गैम्बलिंग. मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. ऑब्वियसली मस्ट नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जैसे ट्रेडिंग विद एनिमी कंपनी, दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली एंड कम्प्लीटली विदाउट एनी कन्फ्यूजन. ठीक है, कम्युनिकेट काफ़ी क्लियरली करना होता है ना, घुमा फिरा के नहीं लिखना ऑब्जेक्टिव कि किसी को समझ ही ना आए, क्योंकि उसमें फिर कोई फ्रॉड छिपा है ना. सो दैट इज़ नॉट अलाउड. आगे चलते हैं. इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखते हैं. नेक्स्ट चलते हैं लाइबिलिटी क्लॉज पे, ठीक है. अगेन सेक्शन आपको ये सब के याद होने चाहिए, एमओए के पूरा सेक्शन याद होने चाहिए, राइट. लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होता है, ऑब्वियसली आपकी कंपनी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी की भी हो सकती है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी की भी हो सकती है कि नहीं, ये आप मुझे बताओगे. सो दैट कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी. लिमिटेड बाय शेयर्स में मैंने बताया था कि लाइबिलिटी जो है राइज होती है अकॉर्डिंग टू द अनपेड शेयर कैपिटल, जो शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा नहीं दिया होता है बेसिकली, राइट. एंड गारंटीज, जो लोग गारंटी लिख के देते हैं, है ना, डायरेक्टर्स वगैरह, कि भाई हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और
आई हैव एक्सप्लेन दिस वेरी थरली जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस कर रहे थे, एंड इसकी प्रॉपर वीडियो है, ठीक है, वो जाके देख लो। सो लाइबिलिटी क्लॉज में जस्ट उस वीडियो में जो बताया वो लिखा होता है बेसिकली, इट इज़ जस्ट रिटन इन द MOA का लाइबिलिटी क्लॉज। ऑब्वियसली अगर अनलिमिटेड वाली है तो इसमें MOA की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल क्लॉज। नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो ओवरऑल कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, कितने शेयर्स में डिवाइड हो रखी है ना। जैसे इट कैन बी स्टेटेड लाइक 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना। तो ये सब डिनोमिनेशन वगैरह आप उसमें लिखते हो, ठीक है। ऑल्सो मेंशंस द नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर इंटेंड्स टू टेक, इंडिकेटेड ऑपोजिट इज नहीं। प्रॉपर डिटेल होती है ना, सबने कितने शेयर्स ले रखे हैं। एक होता है आपका नॉमिनेशन क्लॉज। बेसिकली MOA के अंदर ना नॉमिनीज जो हैं, जैसे हमने पढ़ा था OPC के अंदर एक वो नॉमिनी हमेशा सिलेक्ट करके जाता है। सो ऑल दैट विल बी रिटन इन द नॉमिनेशन क्लॉज, ठीक है। मेमोरेंडम शैल स्टेट्स इन द OPC द नेम ऑफ द कम पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी फॉर इनटू सेक्शन दिस एंड दिस, ठीक है। लास्ट जो आपका ये बचता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज। ये अच्छे से समझ लो, है ना। एसोसिएशन क्लॉज से नाम थोड़ा वो हो जाता है कि समझ नहीं आ रहा क्या है, बट ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। इसमें बेसिकली दे डिक्लेरेशन होती है कि हाँ, हम ये लोग इतने शेयर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं, राइट। सो इट्स अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन दैट इज़ ऑल देयर। और ये मैंने बताया आपको कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अगर तो पब्लिक कंपनी है तो 7 होने चाहिए, प्राइवेट में तो 2 ही होने चाहिए। दिस इज़ ऑल दैट इज़ देयर। सो डिक्लेरेशन पढ़ लो। We the several persons जिसके name, address, occupation are hereby subscribed are desirous of being formed into a company as per MOA, and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company mentioned opposite our respective name। हमारे नाम के आगे जितने जितने लिखे हैं उतने हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सो हम ये बेसिकली रन करने वाले हैं कंपनी, ये इसमें लिखा है और कुछ भी नहीं है। जैसे लिखा है 7 in the case of public, 2 in the case of private, 1 in the case of OPC, along with the name of nominee. According to section 12, they have to sign MOA in the presence of one witness. This is very important, who must attest to the signature, and each subscriber should take at least, ये R नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सो MOA, उसके कंटेंट्स वगैरह सब हमने डिस्कस कर लिए। आई होप प्रॉपर ही मैंने लाइन बाय लाइन इसीलिए पढ़ा है बिकॉज ये काफ़ी ऊपर ऊपर से बताता तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ऊपर ऊपर से क्या बताता, सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन वाली डिटेल्स होंगी, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन आपको पढ़वा दिया। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो डॉक्ट्रिन है 3 वो करने वाले हैं, दैट इज़ ऑल जो कि इसके चैप्टर में है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA। तो वो दोनों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट उसमें, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।